फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वेयर आर एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज। तो मैंने आपको समझाया था लाइट रिएक्शन में हमारा एटीपी बन जाता है, साथ ही साथ एनएडीपीएच बन जाता है। तो ये जो हमारी चीज़ें बन तो गई, अभी यूज़ कहाँ होगी? ये यूज़ होंगी हमारे बायोसिंथेटिक फेज में। बायोसिंथेटिक फेज क्या होता है? बायोसिंथेटिक फेज का मतलब होता है जब हमारी शुगर सिंथेसाइज हो रही होगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड से प्लस वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट से हमारा क्या बना देना? ग्लूकोज। ये हमारा मेन काम है ना फोटोसिंथेसिस में। तो हमारे बायोसिंथेटिक फेज का मतलब होता है कि जहां पर हमारा शुगर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है ना, तो आपने ये याद रखना है। तो जो हमारा एटीपी बना है और एनएडीपीएच बना है, तो वो कहाँ यूज हो जाएगा? वो बायोसिंथेटिक फेज में यूज हो जाएगा। बायोसिंथेटिक फेज को आप लोग डार्क रिएक्शन भी बोल देते हो। ठीक है ना, क्या बोल देते हो? डार्क रिएक्शन। अब इसे हम लोग डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं? हम इसे डार्क रिएक्शन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाइट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब कि ये नहीं है कि ये रात में ही होगा, नहीं, ये दिन में भी हो सकती है। जो डार्क रिएक्शन है वो दिन में भी हो सकती है। ऐसा मत सोच रहे हैं डार्क रिएक्शन का मतलब कि होगा कि रात में चला गया, ये ऐसा कुछ नहीं है। डार्क रिएक्शन का मतलब होता है कि ये लाइट भले ही हो भले ही ना हो, तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ी बहुत तो डिपेंडेंट है ना। आप समझ पा रहे हो? अगर लाइट ही नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन नहीं चलेगी, अगर लाइट रिएक्शन नहीं चलेगी तो एटीपी नहीं बनेगा, और अगर एटीपी एनएडीपीएच नहीं बनेगा तो हमारा बायोसिंथेटिक फेज नहीं चलेगा, हमारी डार्क रिएक्शन नहीं चलेगी। तो मतलब कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसकी एनर्जी पर इंडिपेंडेंट है। मतलब कि वो उसके लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर इंडिपेंडेंट, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है, लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। तो याद रखिए, जो हमारी डार्क रिएक्शन है वो लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इस पूरे पैराग्राफ में आपको यही समझाया गया है। तो अभी बायोसिंथेटिक फेज का मतलब है जहां पर हमारी क्या होता है? शुगर सिंथेसाइज हो रही होती है। तो आपने याद रखना है, हम इस चैप्टर में तीन साइकिल पढ़ेंगे, C3 साइकिल, C2 साइकिल प्लस C4 साइकिल। तो जो हमारा C3 साइकिल होता है उसमें क्या होता है? उसमें जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एडअप होती है तो जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो क्या होता है? 3PGA। क्या होता है? 3PGA। तो PGA के फुल फॉर्म क्या होती है? 3 फॉस्फोग्लिसरेरिक एसिड। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करने के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3PGA होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसीलिए उस साइकिल को हम C3 साइकिल बोल देते हैं। ठीक है ना। और जब हमारा पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड होता है, और वो 4 कार्बन कंपाउंड कौन सा होता है? वो OAA होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसीलिए उसको हम C4 साइकिल बोल देते हैं। और जो ये C2 साइकिल होता है वो मतलब कि वो होता है वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि इसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं होती, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और एनर्जी भी यूज होती है। इसीलिए C2 साइकिल को हम लोग क्या बोल देते हैं? वेस्टफुल प्रोसेस बोल देते हैं। तो इस पूरी चीज़ में आपको यही समझाया गया है कि क्या मतलब कि अगर 3 कार्बन कंपाउंड स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो वो क्या होगा? वो अपना C3 साइकिल हो जाएगा। अगर हमारा 4 कार्बन कंपाउंड स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड है, तो उसे हम वो ऑक्सैलिक एसिड होता है, इसलिए हम उसे C4 साइकिल बोल देंगे। और C2 साइकिल जो होता है वो वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं होती, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। तो C3 साइकिल में आपने याद रखना है कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो 3PGA होगा, जो कि होता है फॉस्फोग्लिसरेरिक एसिड। और ये साइकिल डिस्कवर किसने किया था? ये साइकिल डिस्कवर किया था मेल्विन केल्विन ने। किसने डिस्कवर किया था? मेल्विन केल्विन ने। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि C3 साइकिल किसने डिस्कवर किया था? मेल्विन केल्विन में। और जो हमारा C4 साइकिल है उसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कौन सा प्रोडक्ट है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ तक आपको सिर्फ यही चीज़ समझाई गई है। अभी हम देखते हैं द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि देखिए, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी तो वो सबसे पहले किसके साथ मतलब कि बॉन्ड बनाएगी? तो जो C3 साइकिल होता है, जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C3 साइकिल होता है, वो 5 कार्बन की टो शुगर होता है, RUBP। क्या होता है? RUBP रुबिस्को। ठीक है ना, RUBP। ये हमारा 5 कार्बन कंपाउंड होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें क्या देता है?
PGA, ठीक है ना। तो PGA कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 5 कार्बन कंपाउंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन बन गए, तो 2 इंटू 3 6 कार्बन, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज नहीं हो रही, तो हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यहाँ फॉलो हो जाता है। तो आपने याद रखना है कि जो हमारा C3 साइकिल होगा, जो हमारा C3 साइकिल होगा, तो उसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होगा, वो RuBP होगा, और जो हमारा C4 साइकिल होगा उसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होगा, वो होगा पेप केस, ठीक है ना। क्या होगा, पेप केस, कौन सा होगा, पेप होगा, ठीक है ना। तो पेप हमारा क्या होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है ना। पेप क्या होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये 3 कार्बन कंपाउंड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बना देगा, OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। आपने ये चीज़ भी याद रखनी है। तो हमारे इस पैराग्राफ में द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में आपको यही लिखा गया है कि जो हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है C3 साइकिल में, वो है RuBP, और जो हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है किसमें, C4 साइकिल में, वो है पेप, ठीक है ना। तो आपने बस ये चीज़ रखनी है, पूरी चीज़ में आपको यही बताया गया है, और बहुत बकवास लिख रखी है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इस पैराग्राफ में मैंने आपको समझा दिया कि आपको क्या कौन सा क्वेश्चन आएगा, बाकी सब बकवास लिखी हुई है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग ये इतना याद रख लीजिए, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C3 साइकिल इज RuBP एंड प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 4C साइकिल इज कौन सा है, पेप, और हमें पहला स्टेबल कंपाउंड क्या मिल जाएगा, OA मिल जाएगा। बस आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है। तो चलिए यहीं पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और मेरे यूट्यूब चैनल सिंगुलर ट्यूटर्स एंड एंटरटेनर्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।